हेलो स्टूडेंट्स। परीक्षा की तिथि जो जो निकट आती जा रही है, आपकी घबराहट भी बढ़ती जा रही है। तो आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को गद्य पाठों का पुनर्अभ्यास कुछ प्रश्न कराएंगे। इसमें से आपके 3 प्रश्न आते हैं गद्य में से लिखने के लिए। 2-2 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं और उन्हीं की को चूज करके मैंने भी कुछ प्रश्न यहाँ लिखे हैं। शायद इन्हीं में से आपका कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सभ्यता और संस्कृति पाठ से है, जो आपका अंतिम पाठ है। मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। तो इसका आंसर आपको लिखना है, मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, उसे हम असंस्कृति कहेंगे। क्योंकि संस्कृत व्यक्ति वही होता है जो मानव कल्याण के लिए कुछ नया आविष्कार करता है। ओके, तो जो आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार करेगा वो असंस्कृति कहलाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो दोनों ही रिलेटेड है ना। ये देखिए, संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति वही है जो देश की उन्नति के लिए कुछ नया आविष्कार करे। जिस प्रकार आपकी बुक में उदाहरण आया न्यूटन का, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था, अतः उसे हम संस्कृत व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। अतः हमारा आंसर यही हुआ कि जो व्यक्ति देश की प्रगति के लिए नवीन आविष्कार करता है, उसे हम संस्कृत व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत से है। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो बिस्मिल्लाह खां क्योंकि मुस्लिम थे, तो मुस्लिम धर्म में तो वो विशेष आस्था रखते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ हिंदू धर्म में भी उनकी उतनी ही रुचि रहती थी। और शहनाई वो सदैव काशी के मंदिर में बजाते थे, काशी बालाजी के मंदिर में बजाते थे। इसके अतिरिक्त जब वो काशी से बाहर भी होते थे, तब भी वह काशी वाली दिशा में बैठकर शहनाई जरूर बजाते थे। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। शहनाई को हम फूंक कर ही बजाते हैं। तो अरब देशों में शाह ने की उपाधि, ने कहते हैं फूंक कर बजाया जाने वाला कोई भी वाद्य यंत्र। तो इसीलिए शाह ने अर्थात शहनाई को वाद्यों में शाह की उपाधि प्रदान की गई है। ओके। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है कि शहनाई में जो रीड डलती है, जिसके सहारे फूंक कर वो शहनाई बजाई जाती है, वो रीड अंदर से पोली होती है और डुमराव गांव में सोन नदी के किनारे नरकट नामक घास से ही वो रीड बनती है। वो वहीं पाई जाती है, सोन नदी के किनारे नरकट नामक घास पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी डुमराव में हुआ था, जो कि संसार भर में प्रसिद्ध थे। इसलिए डुमराव गांव को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है,
इस आत्मकथ में लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहा है? एक कहानी ये भी, और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहा है? लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना इसलिए कहा है क्योंकि रसोई घर में भट्टी जलती रहती है और उसमें स्त्रियों के जो नवीन विचार होते हैं और नवीन जो उनकी भावनाएं, इच्छाएं सब मानो भस्म हो जाती हैं। लेखिका के पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका रसोई के कामों में रुचि ले, जहाँ से नवीन विचार अन्वेषित होते हैं वो उन सब इच्छाओं को स्त्रियों को दमन करना पड़ता है। इसीलिए लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाने की संज्ञा प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी घटना थी जिसको सुनकर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न कानों पर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि 1946 और 47 में सभी में ये भाव जगा था स्वतंत्रता प्राप्ति का। लेखिका को भी ये प्रेरणा अपने पिताजी से मिली थी क्योंकि उनके घर में बैठकें होती रहती थी और लेखिका भी उन बैठकों में लेखिका के पिता चाहते थे कि वो उन बैठकों में बैठे। तो लेखिका के मन में प्रारंभ से ही स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति उत्साह जागृत हो चुका था और ये कार्य वह विद्यालय में भी सबसे आगे आगे बढ़ चढ़कर करती थी, आंदोलन करती थी, नारे लगवाती थी। तो स्कूल की प्रधानाध्यापिका उनसे नाराज रहती थी और उन्होंने एक बार पत्र लिखकर उनके पिताजी को विद्यालय बुलवाया। तो जब उनके पिताजी को विद्यालय बुलवाया तो पिताजी भी बहुत क्रोध में थे और लेखिका भी अंदर अंदर डर रही थी कि आज पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ जब प्रधानाध्यापिका ने बताया कि इनके इशारे पर हमें लड़कियाँ कॉलेज छोड़ देती हैं, हमें कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है, तो लेखिका के पिता इस बात से बहुत अधिक गर्व का अनुभव कर रहे थे कि मेरी पुत्री में इतनी क्षमता है और उस समय ये सब समय की मांग थी। अतः घर आकर जब वो लेखिका की माताजी को गर्व सहित लेखिका की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तब लेखिका को ना तो उसको सुनकर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना कानों पर। हम लोगों के साथ भी कई बार ऐसी घटना होती है, डरते हम जाते हैं किसी बात के लिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वो हमारे हित की ही बात होती है और हमारे माता पिता हमारी प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है? भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर हम ये कह सकते हैं मोह और प्रेम में अंतर होता है? तो बाल गोविंद भगत का जो पुत्र था वो बहुत सीधा और सुस्त था, उसके लिए पुस्तक में बोधा शब्द भी इन्होंने प्रयुक्त किया है। तो बाल गोविंद भगत उस पर अधिक ध्यान देते थे और कहते भी थे कि ऐसे व्यक्तियों को अधिक प्रेम की आवश्यकता होती है, अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो और दूसरी ओर उनकी पुत्रवधू बहुत सुशील थी, उनकी पुत्रवधू बहुत अधिक सुशील थी और पुत्र की मृत्यु के बाद पुत्रवधू से प्रेम होते हुए भी, अत्यधिक प्रेम होते हुए भी उन्होंने उसके भाई को उसका दूसरा विवाह करने की सलाह दी। इस प्रकार पुत्र के प्रति तो उनका मोह था, लेकिन पुत्रवधू के प्रति उनका प्रेम था। इस बात को हम इस प्रसंग से बता सकते हैं कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। इसके बाद है, क्या बिना पात्र व घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है? लेखक के इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो लेखक की इस बात से हम सहमत हैं कि बिना पात्र और बिना घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है, क्योंकि कई बार
कोई बात घटना ऐसी हो जाती है जो स्वतः ही होती चली जाती है, जिसके बारे में ना हमने कभी सोचा होता है ना विचार किया हुआ होता है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वो एक कहानी का रूप ले लेती है। अतः लेखक के इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं कि बिना पात्र व घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। अंतिम क्वेश्चन है, हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को नहीं देखा था, तो कैप्टन नाम से ही जैसा कि अनुभव होता है कि वो सेना में भर्ती रहा होगा। सेना में जब कोई युवक भर्ती होता है तो वो हष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा होता है। तो हालदार साहब ने भी जब तक कैप्टन को नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उसकी कैप्टन वाली छवि थी कि कैप्टन एक हट्टा कट्टा नौजवान लंबा तगड़ा सा व्यक्ति होगा और किसी सेना का रिटायर्ड फौजी होगा। ये उन्होंने अपने मन में उसकी छवि बना रखी थी। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से बार बार सुन ही लोगे। इसके बाद मैं आपको पद्य के भी ऐसे ही थोड़े से क्वेश्चन कराऊंगी यहाँ पर दूसरे वीडियो में, और खूब ध्यान से पढ़िए, बार बार चैप्टर्स पढ़िए, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। धन्यवाद।